जय हिंद दोस्तों। अपन ने जो संविधान का टॉपिक स्टार्ट किया था उस पर मैंने दो जो है लेक्चर उसके अंदर डाल दिए थे। पहला मैंने बेसिक संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो संविधान किस प्रकार से बना था और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया गया था वो सारी बातें मैंने डिस्कस की है। और सेकंड वाले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि संविधान के जो अन्य देशों से क्या क्या चीजें ली गई है तो वो मैंने आपको डिस्कस की थी। और आज जो अपन तीसरा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है अपने संविधान की अनुसूचियां। मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को, कितनी तारीख को, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और इसी दिन अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। इस दिन संविधान के अंदर कितने भाग थे? 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 क्या थे? अनुच्छेद। 395 क्या थे? अपने अनुच्छेद, आर्टिकल थे। 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थी और 395 क्या थे? आर्टिकल थे, है ना, अनुच्छेद। तो अभी अपन अनुच्छेदों की बात नहीं कर रहे हैं, भाग की बात आगे वाले पार्ट के अंदर करूंगा। अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। तो आज अपन बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अनुसूचियां और वर्तमान। देखो मैं बताऊं आपको, तो ये जो अनुसूचियां है, अनुसूचियां ये मूल संविधान में कितनी थी? जब संविधान बड़ा था तब कितनी थी? मूल संविधान के अंदर जो अनुसूचियां है उनकी संख्या थी 8। कितनी थी भाई? 8। लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियां है, वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 12। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको 12 की 12 याद कराने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद में उनकी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है? 12। तो अपन 12 की 12 याद करते हैं। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है? भारत तथा उसके जो राज्य है, भारत तथा राज्य, उनके नाम है वह उनकी सीमाएं हैं। भारत तथा राज्य का नाम, जो राज्यों के नाम है वो तथा उसकी सीमाएं, मतलब कहने का मतलब भारत का नाम है और राज्य, जितने भी राज्य है उनका नाम तथा उनकी बाउंड्रीज है, कहां कहां तक है, वो इसके अंदर पहली अनुसूची के अंदर है। अब बात करें अपन दूसरी अनुसूची की। दूसरी में क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना, दूसरी में क्या है? वेतन। क्या है? वेतन। ऐसे याद रखना कि प्रत्येक आदमी को तनख्वाह कितनी बार चाहिए? 2 बार। तनख्वाह कितनी बार चाहिए? 2 बार। वो ऐसा सोचता है यार एक महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है, अब मेरे को एक महीने में 2 बार सैलरी मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। एक महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है, लेकिन अपने को इस तरीके से मन को संतुष्ट करना कि तनख्वाह कितनी बार मिलनी चाहिए? अपने को 2 बार। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। दूसरी में क्या है? वेतन। अब कौन सा वेतन है, कहां से दिया जाता है, ये मैं आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। आप तो अभी ऐसे याद रखो, 2 वेतन, 2 वेतन। ठीक है, तीसरी अनुसूची, तीसरी में शपथ। कोई भी पदाधिकारी यदि चुनाव लड़ता है या और उम्मीदवार बनता है या फिर चुनाव जीतने के बाद वो जो शपथ लेता है वो किस प्रकार से लेगा, क्या क्या शब्दों को वो बोलेगा, वो जो शपथ का प्रारूप है वो किसके अंदर है? तीसरी अनुसूची के अंदर। अब आप ऐसे याद रखना कि शपथ कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, एक उंगली को अंगूठे के नीचे दबा लेंगे ऐसे, ये हो गई शपथ। शपथ किसमें है? 3 के अंदर। अरे शपथ किसमें है? 3 के अंदर। तो शपथ, शपथ 3 वेतन 2, शपथ 3 वेतन 2। 3 याद हो गई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथी अनुसूची की। अब 4 के अंदर बंटवारा है। बंटवारा किसका है? राज्यसभा की सीटों का। राज्यसभा की सीटों का कहने का मतलब यह है जी कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी रहेगी, उन सीटों का बंटवारा। 4 बंटवारा। बंटवारा किसका है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। किसमें है? 4 के अंदर है। देखो, पहली भारत तथा राज्य के राज्यों के नाम है तथा उनकी सीमाएं। 2 वेतन, 3 प्रारूप शपथ का। किसका प्रारूप? शपथ का। और 4 में क्या है? राज्यसभा की। 4 बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ये 4 आपको याद है। कहीं कभी भी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चौथी अनुसूची के अंदर किसका प्रावधान है। अब बात करते हैं अपन 5वीं अनुसूची की। तो देखो 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र,
अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित मामला है। कहने का मतलब ये है जी, भारत के अंदर जितने भी जो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित यहाँ पे जाति जनजाति को, ये जाति वगैरह कुछ नहीं लग रखा। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जो भी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है उनमें भारत सरकार किस प्रकार से प्रशासन चलाएगी और उनका नियंत्रण किस प्रकार से करेगी, ये जो प्रावधान है पूरे भारत के लिए है। ये किसके अंदर है? 5वीं अनुसूची के अंदर। आप ऐसे सोचो जी 5 और 6 दोनों ये है, 5-6 में भी यही है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, सेम चीजें, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना, जो 6वीं अनुसूची है वो केवल 4 राज्यों के लिए है। 6वीं अनुसूची कितने राज्यों के लिए? 4 राज्यों के लिए। और उनको आपको कैसे याद करना है? एटीएम तो पूरे भारत में चलता है, लेकिन अपने को 4 ही राज्यों के भी याद रखने हैं। एटीएम, अब एटीएम और इसके साथ एक और जोड़ देना, तो एटीएमएम ऐसे याद कर लेना, एटीएमएम। अब एटीएमएम क्या है? ए से क्या हो जाएगा? असम, टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, और म से क्या हो जाएगा? मिजोरम, और म से क्या हो जाएगा? मेघालय। इस तरीके से याद रखना है। वापस से याद कराऊं मैं, 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अंदर पूरे भारत के अंदर जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है उनके अंदर नियंत्रण एवं प्रशासन किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में प्रावधान कर रखा है। 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्यों में अनुसूचित एवं जनजातीय जो क्षेत्र है उनका नियंत्रण एवं प्रशासन किस प्रकार रहेगा वो 6वीं अनुसूची के अंदर है। वो 4 राज्य कौन से है? एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। दोनों याद होगी, 5 और 6, 5 और 6। 4 में बंटवारा राज्यसभा की सीट है, 4 में बंटवारा राज्यसभा की सीट है। 3 में क्या है? शपथ का प्रारूप, 3 शपथ, 2 वेतन, पहला भारत राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब मैं बात करूं 8 कौन सी? 7वीं अनुसूची की है ना। यदि मैं बात करूं 7वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब आ जाती है 7, तो आप ऐसे याद रखना कि 7 में सूचियां, अरे 7 में क्या है? सूचियां। अब ये सूचियां क्या है? 7 में सूचियां 3 प्रकार की सूचियां होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की? एक तो होती है केंद्रीय सूची, डिटेल के अंदर आगे बताऊंगा मैं, केंद्रीय सूची। और इसी का दूसरा, इसी को कह देंगे अपन संघ सूची, ठीक है। एक होती है अपने राज्य सूची, और एक होती है अपने समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूची होती है। तो 7 में क्या है? सूचियां कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, ठीक है। आगे डिटेल के अंदर समझा दूंगा। 7 सूचियां। अब 8 में क्या है? 8वीं अनुसूची के अंदर है भाषाएं। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है? भाषाएं। संवैधानिक मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख कर रखा है 8वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। 8 भाषाएं हैं, 8 के अंदर 8 के अंदर भारत के अंदर क्या दे रखी है? भाषाएं दे रखी है, ठीक है। 8 भाषाएं हैं, 7 सूचियां हैं, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण है, अब मूल संविधान के अंदर तो 8 ही थी भाई। अब 9वीं बाद में आई है, तो बाद में जोड़ी गई है। मतलब बाद में कब जोड़ी गई है ये अभी मैं डिटेल के अंदर बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे ध्यान रखना कि 9वीं अनुसूची में ये कहा गया था कि 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी अधिनियम जोड़े जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। भूमि सुधार के लिए किया गया था ये, और उसके बाद ये जो है अपना भारत देश आजाद होने के बाद में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है ये भी डिटेल के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो 9वीं में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। नो न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। 10 सीधा है, 10वीं तो ऐसे ही याद रह जाएगी। 10 का द से दल बदल। 10वीं अनुसूची के अंदर क्या है? दल बदल है, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल।
10वीं दल बदल, मतलब जो भी संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं एक सदन को छोड़कर दूसरे सदन के अंदर जाते हैं, या वो सदन छोड़ भी सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, और छोड़ सकते हैं तो उसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारे जो प्रावधान है ये किस अनुसूची के अंदर है? 10वीं अनुसूची के अंदर है। तो 10 तक तो आपको याद हो गई होगी शायद मेरे हिसाब से। वापस से देखो, देख एक में क्या है? भारत तथा राज्यों के नाम है और उनकी सीमाएं। 2 क्या चाहिए? 2 बार क्या चाहिए? तनख्वाह, वेतन। 2 बार क्या है? वेतन। तीसरी में क्या है? शपथ। तीसरी में क्या है? शपथ। 4 में करना बंटवारा राज्यसभा की सीटों का। 5 और 6 सेम है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है, लेकिन 6 में 4 ही राज्य है। कैसे याद करना है? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7 सूचियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में संविधान मान्यता प्राप्त भाषाएं। 9 में न्यायिक पुनरावलोकन। 10 में दल बदल। अब देखो 11वीं, अब मैं बात करूं 11 और 12 की, तो इसको बिल्कुल इजी में लेना है आपको। 11 में है पंचायतें, पंचायती राज के बारे में है पंचायतें, ठीक है, और 12 में है नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको याद में रखनी है। ये 12 की 12 जो अनुसूचियां है ये मैंने आपको समझा दी है कि ये किस प्रकार से इनके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया। अब मैं एक को आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूं, ठीक है। पहली के अंदर क्या है, दूसरी में क्या है। अब देखो प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत तथा राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं हैं, इनमें तो कोई ज्यादा बातें है नहीं। अब दूसरी अनुसूची में क्या है? मैंने आपको बताया वेतन। अब वेतन कहां से दिया जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि भारत के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको वेतन दिया जाएगा सिंचित निधि से। कहां से दिया जाएगा? सिंचित निधि से, ठीक है। अब ये सिंचित निधि क्या होती है? कहने का मतलब भारत के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी है इनको वेतन सिंचित निधि से जाएगा। भारत का फंड है ये, ठीक है, वहां से इनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि 2 प्रकार की सिंचित निधि होती है। एक तो केंद्रीय सिंचित निधि होती है जो केंद्र सरकार की होती है, एक राज्य सरकार की सिंचित निधि होती है। अब ऐसे कौन से पद है भारत के अंदर जिनको वेतन केवल सिंचित निधि से ही दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा? तो वो जो है ये कौन कौन से पद है ये देखो। भारत के अंदर पहला जो पद है उसका नाम है राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यहां से दी जाएगी सैलरी। तीसरा कौन सा है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति को यहां से दी जाएगी। चौथा कौन है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब अपना उच्चतम न्यायालय है, उनके जितने भी न्यायाधीश है उनको जो सैलरी कहां से दी जाएगी? अपने सिंचित, भारत की सिंचित निधि से दी जाएगी। और ये देखो ये केग महालेखा परीक्षक है, ठीक है, इनको भी जो सैलरी है वो कहां से दी जाएगी? भारत की सिंचित निधि से दी जाएगी। जैसे भारत के अंदर सिंचित निधि होती है वैसे राजस्थान के अंदर भी सिंचित निधि होती है, और वो सिंचित निधि है जो यहाँ से वेतन कहां से दिया जाएगा? तो राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको जो वेतन है ये कहां से दिया जाएगा? अपना राज्य की सिंचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। चलो अभी तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है तो उसको राजस्थान की सिंचित निधि से सैलरी दी जाएगी। लेकिन यदि वो रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर उसको पेंशन कहां से दी जाएगी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, राज्यपाल है, अभी कहाँ का है? जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो उसको राजस्थान की सिंचित निधि से दी जाएगी। लेकिन राज्यपाल यदि रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर उसको पेंशन कहां से दी जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है ये जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं ये रिटायरमेंट होने के बाद इनको पेंशन है जो भारत सरकार की सिंचित निधि से दी जाती है। तो ये है अपना सेकंड के अंदर वेतन, जो सिंचित निधि पर भारित वेतन है उनके बारे में ये दे रखा है, ठीक है। इनको वेतन सिंचित निधि से दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का प्रारूप है। भाई शपथ तो लेते हैं, कौन कौन लेंगे, कब कब लेंगे, वो बड़ी सारी बातें हैं इसके अंदर। देखो उम्मीदवार, पहले तो संसद का कोई भी सदस्य बनने की यदि योग्यता रखता है और वो उम्मीदवार है तो पहले सबसे पहले तो वो शपथ लेगा उम्मीदवार वाली। यदि वो जीत जाता है तो उसके बाद संसद का सदस्य बनेगा तो उसकी शपथ लेगा। फिर यदि वो ढंग का लखनऊ का है तो फिर वो मंत्री बनेगा तो उसकी शपथ भी लेगा। तो ये जो शपथ के प्रारूप है ये किसके अंदर दे रखे हैं? तीसरी अनुसूची के अंदर दे रखे हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन ये नहीं पूछते कि शपथ का प्रारूप किस किस का इसके अंदर दे रखा है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ऐसे कौन से पदाधिकारी है भारत के जिनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो 3 ही ऐसे पदाधिकारी है। वो कौन कौन से, इधर देखो आप, तो मैंने इधर नोट डाल के लिख दिया था पहले ही। एक तो अपना राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शपथ 60 के अंदर है, 60 शपथ। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अलग से ही है जो आर्टिकल 60 के अंदर है। एक है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है
सॉरी 69 के अंदर, ठीक है। 69 आर्टिकल के अंदर उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है, किस प्रकार से लेगा, और 159 के अंदर है अपने राज्यपाल की शपथ का प्रारूप। तो ये तीनों जो प्रारूप है ये अलग से ही है, ये तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो राज्य के अंदर बाकी विधानमंडल के सदस्य जो उम्मीदवार होता है सेम चीजें यही है, मंत्री, एससी के न्यायाधीश, ठीक है। अब इसके बाद में चौथी अनुसूची की बात करें कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कर रखा है, जैसे सबसे ज्यादा सीटें यूपी के अंदर है। कहां पे है सबसे ज्यादा सीटें? यूपी के अंदर, ठीक है। अब कितनी है ये तो मुझे आप कमेंट करके बताना। सबसे कम सीटें ये शायद मेरे हिसाब से सिक्किम में होनी चाहिए, लेकिन मेरे को कंफर्म है नहीं, लेकिन राजस्थान की तो मुझे कंफर्म है कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं, ठीक है। ये दोनों मुझे आप कमेंट करके बताना। सबसे अधिक सीटें तो देखो यूपी की मैं बात करूं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे वो विधानसभा हो, इन सब अगर आपसे सबसे ज्यादा सीटें पूछे कि सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है वो किसके अंदर है? यूपी के अंदर है, ठीक है। अब सबसे कम सीटें कहाँ की है और कितनी है ये मुझे आप कमेंट करके बता देना, ओके। अब तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का क्या है? बंटवारा है। आगे देखो नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची, मैंने बताई थी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं कि जैसे अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनके जो उनका प्रशासन किस प्रकार से रहेगा, उनमें कोई विशेष जो व्यवस्था कर सकता है राज्य किस प्रकार से व्यवस्था करेगा, वो सारा है। अगर पिछड़ा हुआ ज्यादा ही पिछड़ा हुआ है तो उनके लिए विशेष जो योजना वगैरह ये चलाता है तो वो इसके अंदर दे रखा है। और यही सेम चीज है छठी अनुसूची के अंदर, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासनिक एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। कितने राज्यों में? 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब देखो सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में क्या है? सूचियां। सूचियां कितने प्रकार की बताई थी मैंने आपको? 3 प्रकार की बताई थी। एक तो है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं संघ सूची, केंद्रीय सूची की। प्रारंभ में इसमें कितने विषय थे? इसके अंदर प्रारंभ में 97 विषय थे, ठीक है। कितने सब्जेक्ट थे? 97, लेकिन फिर इसमें एक और जोड़ दिया गया और वो कितने हो गए? 98 हो गए। ये आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। अब देखो इसके बाद राज्य सूची में क्या हुआ था? राज्य सूची में स्टार्ट में कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन इसमें से राज्य सूची में से 5 विषयों को इसमें से हटाकर इनमें जोड़ दिए गए। इस वजह से इसमें पहले 47 थे, अब कितने हो गए? 52 हो गए। जोड़े कब गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने विषय जोड़े गए? 5 विषय। अब वो 5 विषय कौन कौन से हैं देखो मैं बताऊं आपको। पहला वन है, दूसरा वन्य जीव है, ठीक है। तीसरा नापतोल के बाट है, ठीक है। चौथा न्यायिक प्रशासन है, न्यायिक प्रशासन है। एक और विषय है मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, वन, वन्य जीव, नापतोल के बाट है और न्यायिक प्रशासन है। एक और विषय है जो इनको है किसके अंदर जोड़ दिया गया? इनको 5 विषयों को किसके अंदर जोड़ दिया गया? समवर्ती सूची के अंदर जोड़ दिया गया है, ठीक है। इस वजह से इनमें से 66 में से ये 47 से बढ़कर कितने हो गए थे? 52 हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। वन, वन्य जीव, नापतोल के बाट और न्यायिक प्रशासन। और एक और है शिक्षा, 5वां आ गया है। एक क्या नाम है? शिक्षा। इनको इसके अंदर जोड़ा गया था। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। अब ये जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर जो बात करूं मैं तो इसके भारत के अंदर जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, कौन कौन से राज्य की जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं जो इसके अंदर जोड़ी गई थी, तो मूल रूप से ये 14 थी। पहले कितनी थी भाई? मूल रूप से 14, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22। तो आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची के अंदर संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, तो आपको ध्यान रखना कितनी है? 22। अब कब कब नई नई जोड़ी गई तो इसे ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 8 नई जोड़ी गई है। देखो 15वीं भाषा है, 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। इसको जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर, ठीक है। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी।
16, 17 और 18 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको जोड़ी गई है 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, कब जोड़ी गई है? 71वां संविधान संशोधन 1992। अब इसको आप ऐसे लिख के भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो। भाई 21 और 71 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 92। तो 21, 71, 92। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको क्या याद रह जाएगा? संविधान संशोधन याद रह जाएगा। ठीक है, और ये तो आपको याद रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। 1967 में, ये 92 में और ये 2003 के अंदर। और 19, 20, 21, 22 इनको चारों को एक साथ मिलाया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और ये कब? इसमें क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। देखो 15 में क्या है? सिंधी। कब मिलाई गई? 21वां संविधान संशोधन 1967। 16, 17, 18 को एक साथ मिलाई गई। क्या है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, इनको एक साथ मिलाई गई। कब मिलाई गई? तो 71वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन 92 में। ठीक है, और लास्ट में मिलाई गई मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी, इनको मिलाई गई लास्ट के अंदर। कब? लास्ट में कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखनी है। अब मैं बात करूं कि 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची मिलाई कब गई थी। ठीक है, तो नई अनुसूची ऐड की गई थी 9वीं, तो आपको इसे ध्यान रखना है कि नई ऐड की गई थी वो पहले संविधान संशोधन के अंदर की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान के अंदर? तो पहला संविधान संशोधन। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को। कब हुआ था? 1951 को। ठीक है, ये याद रखनी है। तो प्रथम अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ी गई है। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित क्या है? संरक्षण। अब आप कहोगे सर ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कहने का मतलब ये है जी कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसको ये अधिकार है, उसका ये बुनियादी ढांचा है कि वो अगर वो कोई निर्णय दे देता है तो उस निर्णय को वापस बदल सकता है। ठीक है, और वापस बदल सकता है, वो उसकी शक्ति कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। लेकिन इसके अंदर ये कह दिया गया कि 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी अधिनियम, जो भी एक्ट, जो भी विषय रखा जाता है, और यदि उनका जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता तो फिर संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जो न्यायिक पुनरावलोकन, उसका तो क्या पतन हो गया। इस वजह से 24 अप्रैल 1973 को ये वापस डिसीजन दिया गया केशवानंद भारती नाम, ये जो केस था इसके अंदर, और ये कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसके अंदर जो भी एक्ट जोड़े जाएंगे उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है संविधान, जो अपना सर्वोच्च न्यायालय। और क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन है जो संविधान का बुनियादी ढांचा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद में यदि कोई भी विषय जोड़ा गया है तो ये है इसके अंदर। ठीक है, तो अनुसूची के अंदर क्या है? प्रथम न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण है। 10वीं अनुसूची, आप इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हो भूमि सुधार। कोई पूछे आपको कि भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो कौन सी है? 9th शेड्यूल है। अब 10वीं अनुसूची, 10वीं से तो मैंने आपको बताया था दल बदल। यदि कोई भी जैसे संसद का या विधानमंडल का कोई भी सदस्य है अपना दल छोड़ के दूसरे के अंदर जाना चाहता है, उसके अंदर मिलना चाहता है, तो वो क्या क्या प्रावधान रहेंगे। इधर से दल छोड़कर उधर जाना चाहता है तो वो वैसे ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है इस पार्टी से, उस पार्टी से फिर वो क्या है कि चुनाव लड़ना पड़ता है। ये सारा जो है प्रोसेस वो 10वीं अनुसूची के अंदर है। कब जोड़ी गई थी? तो देखो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, लेकिन ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। 51 सन है, 52 संविधान संशोधन है। 51, 52, 51, 52, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। अब 11 और 12 तो मैंने आपको बताई थी। 11 के अंदर क्या है? तो 11 के अंदर है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के जो इसके अंदर दायित्व और शक्तियां हैं उनका जो है क्या किया गया है? विस्तार किया गया है। कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं कब जोड़ी गई है? 74वां संविधान संशोधन 1992। तो इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये 73 और 74 तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। ठीक है, पंचायत 11, नगरीय निकाय 12, पंचायत 11, नगरीय निकाय 12। ठीक है, अब 11 में क्या है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। 12 में क्या है? नगर निकाय से संबंधित प्रावधान है। उनके क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या दायित्व रहेंगे, उनसे संबंधित प्रावधान। तो मैं बात करूं, देखो पंचायती राज संस्थाओं की बात करूं तो इसमें दायित्व और शक्तियों का जो है क्या कर रखा है? विस्तार कर रखा है। इसके अंदर कुल 29 विषय दे रखे हैं।
पंचायती राज को कुल कितने विषय दे रखे हैं? 29 विषय। लेकिन सरकार जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने हिसाब से जो है पंचायती राज को विषय दे रखे हैं। जैसे राजस्थान सरकार की मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार ने 29 में से कितने विषय? 22 विषय हैं जो है किसको दे रखे हैं? पंचायती राज को दे रखे हैं। बाकी जो 8 विषय बचे कितने? 8 बचे, 7 विषय बचे वो अपने पास ही रख रखे हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो 12वीं अनुसूची में क्या है? वो मैंने बताया नगर निकाय है, उससे संबंधित प्रावधान है। कब जोड़ी गई है? 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय हैं कुल। अरे कितने विषय भाई? 18। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल 18 विषय है, इसमें कुल 29 विषय है। ठीक है। ये राजस्थान वाला भी ध्यान रख लेना कि राजस्थान के अंदर कुल कितने विषय है जो पंचायती राज को दे रखे हैं? तो ये 29 विषय आपको दे रखे हैं। तो ये जो है आपकी क्या खत्म होती है? यहाँ पे आपकी शेड्यूल खत्म होती है। मैंने पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। यदि आपको छोटे मोटे एग्जामों के लिए देखनी है तो पहला जो है पहला पेज जो मैंने आपको बताया था उसी से आपका काम हो जाएगा। यदि आपको बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है और तो फिर आपको डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।